शिप्रा को फोन लगाया पर इसका फोन नहीं लगा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी। उसने दोबारा छगन को फोन किया। तुमने किस जगह से शिप्रा को उठाने की बात की? छगन के फोन उठाने पर शौर्य ने उससे पूछा। बॉस, धौली रोड से। वहां कुछ इलाका सुनसान पड़ जाता है, उसी जगह से शिप्रा मैम को उठाया गया है। छगन ने जवाब दिया। अभी तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी वहां पहुंच सकते हो? शौर्य जल्दी में बोला। मैं अभी पहुंचता हूं बॉस, मुझे 10-15 मिनट लगेगा। छगन बोला। शौर्य ने फोन काटा और मोबाइल में धौली रोड का लोकेशन लगाया और रफ्तार से अपनी कार को लोकेशन की तरफ बढ़ाया। गाड़ी हवा से बात कर रही थी। शौर्य का जबड़ा खींचा हुआ था। कुछ ही देर में उसकी कार धौली रोड पर था। उसने नोटिस किया मार्केट खत्म होने के बाद आगे का एरिया खाली हो जाता है, वहां कोई आबादी नहीं होता है। एक तिराहे के पास शौर्य को शिप्रा की कार सड़क के एक किनारे खड़ा नजर आया। शौर्य ने कुछ आकर आगे ले जाकर अपनी गाड़ी को रोका और उससे बाहर आया। वह शिप्रा की कार के पास आया तो उसने देखा कि शिप्रा की कार सड़क तिरछी होकर खड़ी है। उसका एक साइड का दरवाजा खुला हुआ था। सड़क पर आने जाने वाले बाइक सवार रुक कर इस लावारिस कार को देख रहे थे। शौर्य ने नोट किया कि जहां पर शिप्रा की कार खड़ी थी वहां से एक कच्चा रास्ता शहर से बाहर की तरफ जा रहा था, जो कि आगे जाकर एक जंगल से मिलता था। शौर्य खड़ा उस दिशा में देख रहा था। उसे विश्वास था कि जिसने भी शिप्रा को किडनैप किया है वह उसे लेकर इसी दिशा में गया होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिप्रा को किसने किडनैप किया होगा। उसके दिमाग में कई नाम घूम रहे थे पर वह किसी को लेकर श्योर नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि शिप्रा का फोन भी स्विच ऑफ था और अभी तक किसी का धमकी भरा कॉल भी नहीं आया था जिससे शौर्य यह अंदाजा लगा सकता कि शिप्रा को किसने किडनैप किया है। अभी शौर्य इसी उलझन में था कि तभी उसने अपने पास किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनी। उसने पलट कर देखा तो पास ही उसने एक गाड़ी स्कॉर्पियो से छगन को उतरते देखा। छगन उसके पास पहुंचा। तुम्हें कैसे पता चला कि शिप्रा किडनैप हो गई है? शौर्य ने छूटते ही सबसे पहला सवाल छगन से यही किया। आपको वह लड़का याद होगा जब पिछली बार विजय दीवान के कहने पर हमने आपको घेरा था और आपने हमारी एक लड़की को एक किक मारा था जिसका नाम बजरंगी है? उसी से हमें यह खबर मिली थी। छगन ने जवाब दिया। छगन को याद आया कि कैसे उसने छगन के चेले को पिछली बार किक मारा था। वह परेशानी भरे स्वर में बोला, पर इस बजरंगी को कैसे पता चला? बॉस, कुछ दिन पहले हमारे शहर में एक गैंग आया है। उसे यहाँ के कुछ लोकल लड़के अपने काम के लिए चाहिए थे, जिसके लिए उसने यहाँ के लोकल गुंडों को कांटेक्ट करना शुरू किया था। जिन कुछ लोगों को उसने अपने काम में सपोर्ट करने के लिए सेलेक्ट किया था उसमें हमारा बजरंगी भी था। इस काम के लिए वह पैसे भी अच्छे दे रहा था, इसलिए बजरंगी भी उसके साथ हो लिया। दूसरी बात यह थी कि किसी लड़के को पता नहीं था कि उससे वह लोग क्या काम लेने वाले हैं, पर पैसे अच्छे मिल रहे थे, इसीलिए उन लड़कों ने इस बारे में ज्यादा पूछताछ भी नहीं की। इतना तो सबके समझ में आ रहा था कि किसी सही काम के लिए तो इतने पैसे नहीं मिलने वाले थे। जब आज शिप्रा मैम को यहाँ से किडनैप किया गया तो बजरंगी उनको देखते ही पहचान गया था कि वह आपकी वाइफ है, क्योंकि उस दिन आपके साथ उसने आपकी वाइफ को देखा था। बजरंगी को जैसे ही समझ में आया कि जिसको किडनैप किया गया है वह आपकी पत्नी है, उसने मुझे मैसेज करके ये बात बताई कि आपकी पत्नी किडनैप हो गई है। छगन ने विस्तार से शौर्य को पूरी बात बताई। बात शौर्य को समझ में आई और उसे एक उम्मीद की किरण भी नजर आई। वह उम्मीद भरे स्वर में छगन से बोला, इसका मतलब बजरंगी अभी भी उन किडनैपर के साथ है? साथ ही होगा बॉस, मैंने जानबूझकर उसे फोन नहीं किया कि कहीं किसी को उसके ऊपर शक ना हो। मैंने पहले आपको बताना जरूरी समझा। छगन बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद छगन, जो तुमने हमारे लिए ये काम किया। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, पर अभी मुझे तुम्हारी और भी सहायता की जरूरत होगी। शौर्य छगन का धन्यवाद करता हुआ बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं बॉस? मैंने आपको बॉस कहा है तो मैं आपको मानता भी हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। छगन आदर के साथ बोला, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसने बजरंगी जैसे लड़कों को हायर किया था अपने काम के लिए? शौर्य बेचैनी से पहलू बदलते हुए बोला, उसका नाम रुस्तम है बॉस। वह भानगढ़ से संबंध रखता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह मार्शल आर्ट का बढ़िया लड़का है। उसके अपने गैंग में 3-4 लोग ही हैं। जब उसे लड़कों की जरूरत होती है तो वह ऐसे ही जरूरत के हिसाब से लड़कों को पैसे देकर कुछ समय के लिए हायर कर लेता है और काम समाप्त होने पर गायब हो जाता है। छगन जो जानता था रुस्तम के बारे में बता दिया। शौर्य को यह जानकर थोड़ा तसल्ली हुआ कि अगर रुस्तम ने शिप्रा को किडनैप किया है तो जरूर वह किसी और के लिए किया होगा, इसीलिए अभी तुरंत तो शिप्रा के लिए खतरा नहीं होगा, क्योंकि रुस्तम जिसके लिए भी ये काम कर रहा होगा शिप्रा को उसे सौंपने में थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन अगर शौर्य ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो फिर शिप्रा के लिए खतरा हो सकता है। यह सोचकर शौर्य ने छगन से पूछा, क्या तुम अभी बजरंगी से पता कर सकते हो कि इस समय वह कहाँ है? क्या मैं उसे फोन करूं बॉस? इसमें बजरंगी के लिए कोई खतरा तो नहीं होगा? छगन शौर्य से इजाजत लेता हुआ बोला। छगन की बात सुनकर शौर्य सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर उसने कहा, एक बार ट्राई करो, अगर नहीं उठाता है तो दोबारा मत करना। छगन ने बजरंगी को फोन लगाया पर पूरी रिंग जाने के बाद भी बजरंगी ने फोन नहीं उठाया। शौर्य ने दोबारा छगन को फोन करने से मना कर दिया। क्या उसने तुम्हें पहले बताया था कि वह शिप्रा को लेकर कहाँ जा रहा है? शौर्य कुछ सोचकर छगन से पूछा, नहीं बॉस, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। जिस समय उन लोगों ने शिप्रा मीम का किडनैप किया था उस समय बजरंगी ने मुझे मैसेज के द्वारा यह बताया था कि शिप्रा मीम किडनैप हुई है। बात तो उसने किया ही नहीं। एक काम करो, मुझे बजरंगी का नंबर दो। शौर्य अपना मोबाइल निकालते हुए बोला। छगन ने शौर्य को बजरंगी का नंबर दिया। नंबर नोट करने के बाद शौर्य किसी को फोन लगाने लगा। दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस एक एक कच्चे रास्ते पर तेजी से बढ़ता जा रहा था। एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में शिप्रा डरी सहमी से बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। कुछ देर पहले वो अपने ऑफिस जा रही थी। अचानक ही उसे खाली रोड पर एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ नजर आया। बीच रोड पर एक बाइक पलटी हुई थी और उसके नीचे एक शख्स दबा हुआ पड़ा था। शिप्रा ने यह देखा तो जल्दी से उसने बीच सड़क पर अपनी कार रोक दी और जल्दी से बाहर आकर उस बाइक के पास पहुंची। उसने बाइक उठाने की कोशिश की पर बाइक भारी होने के कारण उठा नहीं पा रही थी। उसी समय उसने विपरीत दिशा से एक एम्बुलेंस को आते देखा। शिप्रा को बाइक के नीचे दबा शख्स अचेत जान पड़ रहा था। एम्बुलेंस आकर शिप्रा के सामने रुका और उसका पीछे का दरवाजा खुला। शिप्रा इंतजार करने लगी कि कोई अभी एम्बुलेंस से स्ट्रेचर बाहर लाएगा, पर उसी समय उसने अपने पीछे एक आहट महसूस किया। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसे बाइक के नीचे दबा शख्स उसी समय उसने विपरीत दिशा से एक एम्बुलेंस को आते देखा। शिप्रा को बाइक के नीचे दबा शख्स अचेत जान पड़ रहा था। एम्बुलेंस आकर शिप्रा के सामने रुका और उसका पीछे का दरवाजा खुला। शिप्रा इंतजार करने लगी कि कोई अभी एम्बुलेंस से स्ट्रेचर बाहर लाएगा, पर उसी समय उसने अपने पीछे एक आहट महसूस किया। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसे बाइक के नीचे दबा शख्स उसको अपने पीछे खड़ा नजर आया। शिप्रा जब तक समझ पाती कि उसके साथ कोई धोखा हुआ है तब तक उस शख्स ने शिप्रा को पीछे से पकड़ लिया। उसी समय दो व्यक्ति एम्बुलेंस से बाहर आया और शिप्रा का पैर पकड़कर उठा लिया और तीनों शख्स मिलकर शिप्रा को एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में किसी बोरी की तरफ फेंक दिया। शिप्रा को चोट तो तेज लगी पर इस समय उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। वह चिल्लाना चाहती थी कि तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया और खूंखार लहजे में बोला, अगर अपनी सलामती चाहती हो तो बिना कोई आवाज किए चुपचाप यहाँ पर ही रहो, नहीं तो मुझे नहीं पता मेरे साथ वाले लड़के तुम्हारे साथ क्या हरकत करने लगेंगे। जैसे ही शिप्रा ने यह सुना वह तुरंत चुप हो गई। उसने डरे हुए स्वर में कहा, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों किडनैप किया हो? तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा, और अभी नहीं, सही समय पर तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वही पहले वाला शख्स शांति से बोला, शिप्रा
की हिम्मत नहीं हुई कि वह दोबारा चलाने की कोशिश करे। शिप्रा उस शख्स को देखकर इतना तो समझ गई कि यही शख्स इन सबका लीडर है। इस लीडर के अलावा एम्बुलेंस के अंदर 5 और लोग थे, जबकि आगे ड्राइवर के साथ 2 और लोग बैठे हुए थे। बजरंगी, तुम बाहर जाकर राजा के साथ उसकी बाइक से एम्बुलेंस के साथ चलोगे? तभी बाहर खड़े राजा ने बताया, रुस्तम भाई, इस लड़की की कार बीच रोड पर ही खड़ा है, हमें उसे पहले साइड करना पड़ेगा, तभी हमारी एम्बुलेंस आगे जा पाएगी। रुस्तम ने अपने सामने बैठे उन 2 बचे लोगों से कहा, तुम दोनों यहाँ तमाशा क्या देख रहे हो? गाड़ी से बाहर जाकर जल्दी से इस लड़की की कार को साइड करो। एम्बुलेंस के अंदर बैठे दोनों शख्स बाहर आ गए और राजा और बजरंगी की मदद करने लगे। उन्होंने गाड़ी को धक्का देकर साइड में कर दिया। राजा और बजरंगी बाहर ही खड़े रह गए क्योंकि उन दोनों को बाइक से जाना था, जबकि बाकी बदमाश एम्बुलेंस के अंदर चले गए। ड्राइवर ने एम्बुलेंस आगे बढ़ा दिया। राजा ने अपनी बाइक उठाई और बजरंगी के बैठने के बाद बाइक को कार के पीछे लगा दिया। कुछ ही आगे जाने के बाद एम्बुलेंस एक कच्ची सड़क पर उतर गई और आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने के बाद शिप्रा ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों किडनैप किया है? तुम नहीं जानते तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अभी भी समय है, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो तो शायद मैं तुम लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मेरा अच्छा सोचने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, पर अभी यहाँ तुम्हारी कोई भी बात मानी नहीं जाएगी और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह बिना कोई हंगामा किए बैठी रहो, तो शायद मुझे तुम्हारे साथ निर्दयता के साथ पेश आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुस्तम ने शराफत से कहा। रुस्तम इतने कूल होकर बात कर रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि वह अभी किसी को किडनैप करने जा रहा है। तुम ऐसे ही चुपचाप हमारा सहयोग करती रहोगी तो तुम्हें हमारे कारण कोई तकलीफ नहीं होगी। रुस्तम शिप्रा को शांत बैठे देखकर बोला। रुस्तम को शराफत से बात करते देखकर शिप्रा ने फिर से हिम्मत किया और बोली, देखो, अगर तुम ये सब पैसे के लिए कर रहे हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जितने पैसे तुम्हें मुझे किडनैप करने के मिल रहे हैं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। बस तुम मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना था कि तुम अपने दिमाग से काम करती हो। किडनैप होने के बाद भी तुम इस कोशिश में लगी हुई हो कि तुम मुझसे मारवाली कर सको, पर कोई फायदा नहीं। अगर इस बार तुम सलामत रह जाती हो तो अगली बार मैं तुम्हें ये मौका जरूर दूंगा। रुस्तम मुस्कुराते हुए बोला, पर ये तो बता दो कि मुझे किसके कहने पर तुमने किडनैप किया है? शिप्रा अभी भी हार नहीं मान रही थी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर कोई फायदा नहीं, तुम्हें हमसे कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाएगा। रुस्तम उपहास उड़ाने वाले अंदाज में बोला। अब आगे क्या होगा? किसके कहने पर रुस्तम ने शिप्रा को किडनैप किया है? क्या शौर्य समय पर शिप्रा को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला एपिसोड। भैया, आप कैसी बात करते हो?